तो यार आप दुनिया की किसी भी बायोलॉजी के टीचर से पूछोगे ना कि सर बायोलॉजी में नीट के लिए कितना पढ़े, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो आपको एक ही सुर ताल में जवाब देंगे कि तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर फोकस रहना है, उस पर स्टिक रहना है। उसके कम से कम 2 डिजिट में रिवीजन करने हैं। 2 डिजिट में रिवीजन मतलब 10 से 12 बार रिवीजन करना है। अब रिवीजन 2 तरीके के होते हैं, एक्टिव रिवीजन और पैसिव रिवीजन। पैसिव रिवीजन में तो आप जैसे आपने कोई एनसीईआरटी की किताब उठाई और धड़ाधड़ उसको पूरे चैप्टर को पढ़ डाला, है ना, तो वो हो गया पैसिव रिवीजन। अब एक्टिव रिवीजन क्या होता है कि एक्टिव रिवीजन में हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम क्या करें कि एनसीईआरटी के जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है या फिर पूरी एनसीईआरटी को ही क्वेश्चन में कन्वर्ट कर ले, फिर उन क्वेश्चनों के आंसर हम दिमाग में दें और रिवीजन करें। तो एक एक्टिव रिवीजन का एक तरीका होता है। वैसे ही एक्टिव रिवीजन का एक तरीका है एनसीईआरटी के हम फिल इन द ब्लैंक्स बना लें, है ना। तो ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स की मैं पूरी सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ। ये आज उसका पहला वीडियो है जिसमें हम द लिविंग वर्ल्ड के फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको चाहिए कि आप अपनी एनसीईआरटी अपने सामने रखें और एक नोटबुक रखें जिसमें इन क्वेश्चंस का आंसर लिख सकें, ठीक है। और या फिर आप कमेंट बॉक्स को भी हैंग कर सकते हैं, उसमें भी आप अपने कमेंट से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला फिल इन द ब्लैंक्स। और हाँ, आप है ना, जैसे अगर मैं तो अभी प्रत्येक क्वेश्चन को बोलूँगा, है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि किसी भी क्वेश्चन को आप पॉज करना और उसका आंसर देने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते हैं पहला फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया डेट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट यू सी वुड। तो आपको करना क्या है, इसको पॉज करना है और इसका आंसर देना है। तो मैंने आप पॉज कर लिया होगा, आंसर दे दिया होगा, कमेंट बॉक्स में डाल दो आंसर। तो इसका आंसर है इंक्रीज, यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर आप ऑब्जर्वेशन का एरिया इंक्रीज करते हो तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो बढ़ेगी, घटेगी या वही रहेगी। तो इसका आंसर है इंक्रीज, यानी कि बढ़ेगी, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे। दूसरे में आते हैं, आपको इसको पॉज करके इसका आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में दे दो या आप कॉपी में लिख लो, ठीक है। तो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है द नंबर ऑफ स्पीसीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन, यानी कि ये लाइन पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं जिसको हमने डिस्क्राइब कर दिया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड पूछ रहा है, तो ए में ये पूछ रहा है। तो दूसरा भी है कि दिस रेफर टू और द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो ये है ना, मैंने जो एनसीईआरटी ने वहीं से कॉपी पेस्ट किया है और कुछ वर्ड्स को क्लीन कर दिया है, वहाँ की जगह ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर देखते हैं। तो पहला है 1.7 से 1.8 मिलियन, यानी कि एक ऑप्शन का आंसर होगा 1.7 से 1.8 मिलियन, यानी कि 17-18 लाख स्पीसीज हमारे पृथ्वी पर हैं, ठीक है। और दूसरा है दिस रेफर टू, यानी कि ये लाइन जो ये 17-18 लाख स्पीसीज है वो किसको रेफर करता है ना। तो ये चीज़ बताती है बायोडाइवर्सिटी, जो क्या जैसा कि आंसर है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच डेट ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, ये बात सही है कि द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो ऐसा होना चाहिए कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है नोमेनक्लेचर, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म है वो पूरे पृथ्वी पर एक ही नाम से जाना जाए, है ना। ऐसा हम कुछ करें कि जो वो ऑर्गेनिज्म है पूरी पृथ्वी पर एक ही नाम से जाना जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वो है नोमेनक्लेचर। तो मैंने ये लाइन्स है ना वो खुद नहीं लिखी है कि क्योंकि मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने ये लिखी नहीं है, खुद लाइन है ये, एनसीईआरटी की लाइन्स को मैंने ऐसे ही कट पेस्ट किया है। कुछ में थोड़ा अंतर किया है, थोड़ा डिफरेंस किया है, लेकिन अधिकतर कट पेस्ट है, ठीक है। आपको पॉज करके इसका आंसर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, है ना। दिस इज, तो इसका आंसर दीजिए, पॉज करिए और आंसर दें।
देखो ये एक लाइन ऐसे कहना चाह रही है कि कोई भी नोमेनक्लेचर या नेमिंग तभी पॉसिबल है तब जबकि किसी ऑर्गेनिज्म को हम सही से डिस्क्राइब करें। कैसे कि मान लो एक डॉग है, उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया कि उसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है और एक सर है और इतना सा छोटा सा मतलब घुटने जितना सा जंतु जो है एक जानवर है या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ऐसा ही कोई अगर वुल्फ आ जाए यानी कि जो भेड़िया आ जाए, वो भी लगभग सेम ही होता है, तो वो दोनों के डिस्क्रिप्शन एक हो गया। तो अब नाम हमने कहा कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके 4 पैर, एक पूंछ और छोटा सा जानवर है ना, तो वो तो वुल्फ भी हो सकता है ना। तो वैसे ही उसको सही से करेक्टली उसको डिस्क्राइब करेंगे तभी नोमेनक्लेचर पॉसिबल है, वरना नहीं है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो दिस इज आइडेंटिफिकेशन। और मैंने पहले कहा है कि ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है और वो ऐसे ही जमी हुई है लाइन, मैंने उसमें फेरबदल नहीं किया है बिल्कुल भी, ठीक है। अब आगे लाइन है, फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन डेस फॉर एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड डेस। तो ये वैसे ये कहना चाह रहा है कि जो प्लांट्स है उनका जो साइंटिफिक नेम है उसके जो प्रिंसिपल है वो कहाँ प्रोवाइडेड है, ठीक है, वो प्रोवाइडेड कहाँ है। तो प्लांट्स के लिए तो हमारे पास एक कोड होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में, वहाँ पे दिया हुआ है प्लांट्स के लिए तो। और एनिमल्स के लिए वो दिया हुआ है ICZN में, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, है ना। अगले चलते हैं। द साइंटिफिक नेम इंश्योर डेट each organism has only one name and that name can be used for any other organism। तो आपको ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है, तो सारे जितने भी एनसीईआरटी की अच्छी लाइन हैं उनको मैं क्या फिल इन द ब्लैंक्स में तो कन्वर्ट कर नहीं सकता, तो मैंने कुछ को ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया और कुछ को फिल इन द ब्लैंक्स में कर दिया। तो इसका आंसर दो, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये जो लाइन है वो फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है, क्योंकि देखो द साइंटिफिक नेम इंश्योर डेट ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, ये तो ठीक है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक ही नाम होना चाहिए ताकि वो पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए। एंड डेट नेम कैन बी यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म, तो उस नेम को किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए थोड़ी यूज किया जा सकता है, जबकि यहाँ पे आना चाहिए था कि डेट नेम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये लाइन हो गई फॉल्स, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Each name has two components, the generic name and species name. True or false? तो कमेंट करो फटाफट। तो इसका आंसर है फॉल्स। जी हाँ फॉल्स। लेकिन कंपोनेंट तो दो ही होते हैं, एक जेनरिक नेम होता है, एक स्पीसीज का नेम होता है। तो नहीं, ये ऐसा नहीं होता, स्पीसीज का नेम नहीं होता है, वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है। कैसे? स्पेस अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो जैसे स्पीसीज को जाति बोलते हैं, तो जाति सूचक शब्द होता है स्पेसिफिक एपिथेट। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो दो ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो एक हनी बी है और एक मैंगो है, तो दोनों की स्पीसीज डिफरेंट होगी। अब अगर मैंगो का नाम हम देखें तो वो होता है मांजीफेरा इंडिका, और अगर हम हनी बी का नाम देखें तो वो होता है एपिस इंडिका। अगर आप देखो दोनों का जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो सेम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि दोनों की स्पीसीज सेम है। तो जो सेकंड नाम होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ना कि स्पीसीज। वो सेम हो सकता है दो जीनस में, यानी कि किसी एक जीनस में दो सेम स्पेसिफिक एपिथेट नहीं हो सकते, लेकिन दो डिफरेंट जीनस में एक सेम स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है। जैसे अगर एक एपिस जीनस है और एक मांजीफेरा जीनस है, दोनों में ही जो इंडिका है वो सेम स्पेसिफिक एपिथेट है, और जब वो दोनों जुड़ते हैं ऐसे एपिस इंडिका और मांजीफेरा इंडिका, तो दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म को डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड। तो आंसर है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये तो सिंपल था, ठीक है। ऊपर वाला थोड़ा ट्रिकी था अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो, वैसे तो वो भी इजी है। बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम गिवन बाय, तो बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम किसने दिया था, तो वो कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट करते हैं 10वां। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन इटैलिक। ट्रू और फॉल्स? कमेंट करो फटाफट, फिर आंसर देखते हैं।
तो आंसर इज फॉल्स। लेकिन ये तो इटैलिक्स में होता है ना? नहीं, ये जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे होते हैं। मैं समझा नहीं तो समझाते हैं कि जैसे वैसे लाइन अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन बट रिटन इन इटैलिक्स। जैसे अगर मैं कंप्यूटर लिख दूँ, है ना, कंप्यूटर लिख दूँ का आदम यूटर, है ना, वैसे लिख दूँ तो क्या होगा कि कंप्यूटर इज अ इंग्लिश वर्ड बट रिटन इन हिंदी या देवनागरी। ठीक है, तो वैसे ये है। आगे चलते हैं 11वां। दे आर लैटिनाइज्ड और derived from Latin irrespective of their origin। बायोलॉजिकल नेम्स के रेस्पेक्ट में है ये, तो ट्रू है फॉल्स? तो इसका आंसर देखते हैं, ये ट्रू है भाई। तो ये सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, है ना, वहीं से मैंने उठा के रख दी। आगे चलते हैं नंबर 12, मांजीफेरा इंडिका, दिस बायोलॉजिकल नेम इज करेक्ट और नॉट। ये जो मांजीफेरा इंडिका लिखा हुआ है वो करेक्ट लिखा हुआ है या नहीं, ये सब बताना है। तो आंसर दो, देखते हैं। नॉट बिकॉज आई इज कैपिटलाइज्ड, यानी कि जो ये मांजीफेरा इंडिका है वो गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये जो इंडिका का जो आई है ना वो कैपिटलाइज है। आगे बोलते हैं, नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन। जो अगर मान लो कोई भी मांजीफेरा इंडिका एग्जाम्पल चल रहा है तो उसी को लेते हैं कि मांजीफेरा इंडिका है ना, तो उसको ये नाम किसने दिया, है ना, उस नाम को जो ऑथर है जिसने भी उसका नाम दिया है उसको हम कैसे लिखते हैं, बायोलॉजिकल नेम में उसको कैसे दर्शाते हैं, कैसे लिखते हैं। तो आंसर दो। तो एन एब्रीवेटेड फॉर्म, यानी कि हम वो जैसे एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे अगर लीनियस है तो LINN डॉट लगा देंगे, तो वो है एब्रीवेटेड फॉर्म, एब्रीवेटेड फॉर्म। ठीक है, तो आगे चलते हैं नंबर 14, डैश इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो इस डैश की जगह क्या आएगा, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ और कमेंट बॉक्स में आंसर दो। कॉपी में लिख सकते हो वैसे, जैसी आपकी मर्जी। तो आंसर है क्लासिफिकेशन। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना वो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है। तो अगर हम दोबारा इसको एक क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ें तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। आप है ना पॉज करके इसका आंसर दिया करो, है ना, आने चाहिए 200 2000 3000 कमेंट, है ना, तो क्योंकि 100 200 तो व्यूज़ आएंगे ही, पक्का है। कोई नहीं, इतनी ही है अभी तो, है ना, तो अब अगर आप थोड़ा शेयर वेयर करोगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आउट ऑफ दीज हाउ मेनी डिनोट ए टेक्सा। इनमें से कौन कौन एक टेक्सा को डिनोट करता है? तो गिनो देखें, डॉग्स, कैट, एनिमल्स, मैमल्स। डॉग्स, कैट, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल, ऑर्थोपोडा, कॉन्वोल्यूएसी, पोलिमोनियल्स। जितने वर्ड्स हैं ना मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं, है ना, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बताओ टेक्सा कौन कौन से हैं, गिनो। तो इसका आंसर है 10, क्योंकि ये जो जितने वर्ड्स हैं ना मैंने 10 वर्ड दिए हैं, 10 के 10 ही एक टेक्सा को दर्शाते हैं। तो टेक्सा एक रैंक है ना, जो हायरकी है अपनी ये इसकी टेक्सोनॉमी की हायरकी, उसमें डॉग्स भी एक रैंक हो गई तो वो भी एक टेक्सा है। कैट्स भी वैसे ही एक रैंक है, वो ही टेक्सा है। ठीक है, मेमल्स थोड़ा अपर रैंक है लेकिन है तो टेक्सा ही। और अगर बीट कहें तो वो भी एक, जैसे गेहूं के लिए स्पीसीज या हम कह सकते हैं जेनेरा प्लस स्पीसीज है ना, तो वो भी एक क्या कहेंगे रैंक हो गई, तो वो भी एक क्या है, टेक्सा है। वैसे जितने भी है ना यहाँ पे 10 के 10 वो सारे के सारे एक टेक्सा को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। तो वैसे तो इसका आंसर मैंने अभी पहले ही दे दिया, समझा दिया, है ना, तो वैसे तो आंसर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखते हैं आंसर क्या है इसका, सभी आंसर देना फटाफट, देना धड़ाधड़ डाल दो और कमेंट बॉक्स को हैंग कर दो। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, कैसे कि एनिमल्स यानी कि किंगडम एनिमेलिया, मैमल्स यानी कि क्लास मेमेलिया, एंड डॉग्स यानी कि फैमिली कैनिडी। तो ये अलग अलग जो ये अलग अलग लेवल पर किसी टेक्सा को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि ये हाई लेवल का टेक्सा है एनिमल्स यानी कि मेमेलिया, वो सॉरी एनिमेलिया,
और मेमल्स है उससे थोड़ा नीचे वाला टेक्सा, और डॉग्स है उससे थोड़ा नीचे वाला टेक्सा, ठीक है, लेकिन सारे ही टेक्सा है, ठीक है, टेक्सा को ही डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 17। Based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is dash. तो ये भी एनसीईआरटी की एज इट इज़ लाइन है, जहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट इसमें किया है। आपको बताना है डेस की जगह क्या आएगा, तो इसका आंसर है टेक्सोनॉमी। तो आगे चलते हैं, नंबर 18। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। तो ये एक क्वेश्चन टाइप में बनाया है मैंने, क्योंकि कुछ इसमें देखो 3 प्रकार के मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा ट्रू एंड फॉल्स, और तीसरा ये क्वेश्चन टाइप, है ना। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आप बोल सकते हैं जितने आपको याद आते हैं बेसिस, जितने बेसिस आपको याद आते हैं वो आप दोहराएं, और फिर पॉज एंड कंटिन्यू करके आगे इसके आंसर देख लेते हैं। तो मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज़ के यहाँ पे 3 जो बेसिस है वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विथ सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म सेकंड है, और थर्ड है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये इसके एनसीईआरटी के दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स ए बी क्लासिफिकेशन एंड सी, ये डेसिमल सी है, देख लेना, ठीक है, वो हो जाती है गड़बड़। तो टैक्सोनॉमी इंक्लूड यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि टैक्सोनॉमी में हम क्या किस किस को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये वैसे एनसीईआरटी की लाइन थी, मैंने वही फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया। तो ए में आएगा कैरेक्टराइजेशन, बी में आइडेंटिफिकेशन, और एक है नोमेनक्लेचर। तो देखो टैक्सोनॉमी होती है ना, उसमें 4 चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हम टैक्सोनॉमी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 20। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन, यानी कि जो पुराने क्लासिफिकेशन होते हैं वो किस पर बेस होते थे, उनका बेसिस क्या होता था। तो उसका आंसर है द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो आगे चलते हैं, नंबर 21। द वर्ड सिस्टेमेटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड डैश विच मीन्स डैश, यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि जो वर्ड है सिस्टेमेटिक से वर्ड है वो किस वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है और उसका मीन क्या था। यानी कि जो पहला जो कॉलम है वो पूछना चाहता है कि किस लैंग्वेज से ड्राइव्ड हुआ है ना। सेकंड जो कॉलम है वो पूछना चाह रहा है कि कौन सा वर्ड है जिससे ये सिस्टेमेटिक्स ड्राइव हुआ है, और जो तीसरा कॉलम है वो पूछना चाहता है कि जिस वर्ड से ये ड्राइव हुआ है उसका मीनिंग क्या था। तो देखते हैं आंसर। द वर्ड सिस्टेमेटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, है ना, लैटिन वर्ड कौन सा है, सिस्टेमा से, विच मीन्स सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है जो मैंने कन्वर्ट कर दी। तो आगे चलते हैं, नंबर 22 पे। लीनियस यूज्ड डेस एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, यानी कि लीनियस है उसने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या दिया था। तो इसका आंसर पॉज करके कमेंट बॉक्स में डालो फटाफट, हैंग कर दो फटाफट। तो आंसर है सिस्टेमा नेचुरी, यानी कि लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल रखा था सिस्टेमा नेचुरी, और ये लाइन एनसीईआरटी की है। तो आगे चलते हैं, नंबर 23 पे। सिस्टेमेटिक्स इंक्लूड्स, ये वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी आया था कि टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स, है ना। तो वैसे ही ये सिस्टेमेटिक्स है वो क्या क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर, बताओ फटाफट बोलो, रिवाइज करो। तो आंसर है इसका कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी स्टडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको जो हमारे तरुण सर है वो ऐसे लिखाते हैं कि टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी स्टडीज इज इक्वल टू सिस्टेमेटिक्स। तो आगे चलते हैं, नंबर 23 पे। क्लासिफिकेशन इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस that involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category or a taxon। पढ़ो इसे, पॉज करो, पढ़ो और आंसर दो, ट्रू और फॉल्स देना है। तो आंसर इज फॉल्स है, फॉल्स है, ये तो सही होना चाहिए ना, कहाँ है आंसर, गलत है, देखते हैं।
बिकॉज क्लासिफिकेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। ओ तेरी, ये लिखा हुआ, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस ऊपर है ना, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस दे रखा है, ये क्लासिफिकेशन इज सिंगल स्टेप प्रोसेस, यहाँ गड़बड़ हो गई, कोई नहीं। किसी बताओ किस किस का गलत हुआ ये, आगे देखते हैं 25 नंबर। These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। तो इस ये एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज उठा के रखिए। तो आंसर बताओ ट्रू या फॉल्स, कमेंट बॉक्स को हैंग कर दो फटाफट। तो ये आंसर सही है मेरे हिसाब से ना, हाँ सही है। आगे चलते हैं वैसे नंबर 26 पे। फाइलम इज प्लांट कैटेगरी एंड डिवीजन इज एनिमल कैटेगरी, ट्रू या फॉल्स। तो आंसर इज फॉल्स। ये फाइलम फाइलम प्लांट कैटेगरी नहीं होता, फाइलम एनिमल कैटेगरी है एंड डिवीजन प्लांट कैटेगरी है। कैसे हम बोलते हैं कि सेल की डिवीजन, एंजियोस्पर्म वो भी एक डिवीजन है ना, वैसे। तो आगे चलते हैं नंबर 27। व्हाट इज द लोएस्ट कैटेगरी इन द टेक्सोनोमिक हायरार्की। जो टेक्सोनोमिक हायरार्की होती है उसमें लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है ना, बताओ। तो वो तो जी है कि स्पीसीज होती है जो सबसे नीचे होती है, वो लोएस्ट कैटेगरी है। तो आगे चलते हैं नंबर 28 पे। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद अ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज। तो ये किसी की डेफिनेशन दे रखी है, तो आपको बताना है कि जो ये लाइन्स है वो किसकी डेफिनेशन है। तो आंसर है स्पीसीज, है ना। तो आगे चलते हैं नंबर 29 पे, फटाफट करना है भाई, वीडियो लंबा हो रहा है। One should be able to distinguish one species from other closely related species based on। यानी कि कोई भी दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये वो भी एनसीईआरटी की लाइन है सभी की तरह। तो आंसर है द डिस्टिंक्ट मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। यानी कि अगर हमें दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अगर हमें डिफरेंस करना है तो हमें उसके मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं नंबर 13 पे। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म रेस्पेक्टिवली। आपको इन सबके बायोलॉजिकल नेम बताने हैं। ये जो मैंने जितने में नाम दिए हैं ना, वो सारे आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के हैं, पूरे एनसीईआरटी के नहीं है, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के हैं, ठीक है। तो देखते हैं इनके आंसर। मैंगो, मैंगो का नाम तो आपको पता ही होगा कि मांजीफेरा इंडिका। पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम। मकोय सोलेनम नाइग्रम। ब्रिंजल सोलेनम मेरेंजिना। लोयन पैंथेरा लियो। लेपर्ड पैंथेरा पार्डस। टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस। ह्यूमन होमो सेपियंस। तो आगे चलते हैं नंबर 31 पे। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज ओनली। यानी कि लाइन कहना चाह रही है कि जो फैमिलीज है उसको कैरेक्टराइज करने के लिए हम प्लांट जो स्पीसीज होती है उसके रिप्रोडक्टिव फीचर को ही लेते हैं, ऐसा कहना चाह रही है। तो बताओ ये ट्रू है फॉल्स। तो आंसर है फॉल्स। फॉल्स है क्यों? क्योंकि जो फैमिलीज होती है उसमें हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव फीचर्स ही नहीं लेते, वहाँ पे हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं उसको भी लेते हैं, ठीक है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं नंबर 32। व्हाट इज द फैमिलीज ऑफ कैट एंड डॉग रेस्पेक्टिवली। तो आपको कैट और डॉग की फैमिली बतानी है, ये भी एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में। तो आंसर है फेलिडी एंड कैनिडी। तो कैट की जो फैमिली है वो फेलिडी है और डॉग की कैनिडी। तो आगे चलते हैं नंबर 33। जनरली ऑर्डर एंड हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन। यानी कि ऑर्डर और उससे आगे की जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उसको आइडेंटिफाई करने का क्या बेसिस होता है, ये आपको बताना है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। तो आंसर है द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। यानी कि ऑर्डर से ऊपर की जितने भी जो कैटेगरीज है उनको हम आइडेंटिफाई करने के लिए एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर यानी कि सिर्फ एक कैरेक्टर के बलबूते हम किसी ऑर्डर को हम डिफाइन नहीं करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे 2-4 कैरेक्टर का एग्रीगेट करते हैं, उसके बेसिस पे हम किसी भी हायर कैटेगरी को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर 34। कॉन्वोल्विएसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूड इन द ऑर्डर। यानी कि कॉन्वोल्विएसी और सोलेनेसी किस ऑर्डर में आते हैं, दोनों फैमिलीज हैं तो किस ऑर्डर में आते हैं, फैमिलीज के ऊपर ऑर्डर होता है ना, तो किस ऑर्डर में आएंगे। तो ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बाहर का नहीं है।
पॉलीमोनियल्स, ये मैंने ऊपर भी लिखा आया था अभी, है ना, तो आंसर है दिया। तो आगे चलते हैं नंबर 35। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन। यानी कि जब हम स्पीसीज से किंगडम तक जाते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, ये बताना है। तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं जब हम इस स्पीसीज से किंगडम तक जाते हैं, तो ये तो सीधी बात है। तो आगे चलते हैं नंबर 36। लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स डेट आर मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर्स, है ना। तो बताना है आपको वैसे ट्रू एंड फॉल्स, तो ये ट्रू ही होना चाहिए, ट्रू ही है। तो आगे चलते हैं नंबर 37। हायर द कैटेगरी लोअर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। यानी कि कहना चाह रहा है कि अगर हम, नहीं मैं नहीं बोलूँ, आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स। तो आंसर है फॉल्स। तो ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो कोई भी दो टेक्सा के बीच हमें जो रिलेशनशिप निकालने में ज़्यादा परेशानी आती है, ना कि यहाँ पे कह रहा है कि लोअर इज द डिफिकल्टी, जबकि यहाँ पे आएगा हायर इज द डिफिकल्टी, हायर द कैटेगरी हायर द डिफिकल्टी। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ो फटाफट। तो आगे चलते हैं 38 पे। द टेक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूजफुल इन। ये जो लाइन है ना, ये एनसीईआरटी की समरी से निकाली है मैंने, समरी से निकाली है, तो मैं समरी पढ़ के भी आपके लिए लाइन ला रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा लाइक वाइक कर देना, है ना, थोड़ी सी मेहनत को यार कर दो यार, ऐसे क्या करते हो। द टेक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर यूजफुल इन। समरी की लाइन है, फटाफट समरी में देखो, अगर आपको आ गया है तो आंसर दो। तो आंसर देखते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल फॉर नोइंग आवर बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी। तो यार आपका ये द लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, तो अब टाइम है होमवर्क का। तो होमवर्क के लिए मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना। जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हो कि ये एक मैंने एनसीईआरटी की जो इमेज है उसको क्रॉप करके यहाँ लगाया है, और उसके जो कुछ जो नेम है वो मैंने इरेज कर दिए हैं, उसकी जगह ABC लिख दिया है। तो आपको बताना है कि A की जगह क्या आएगा, B की जगह क्या आएगा, C की जगह क्या आएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और उसके बाद अपनी एनसीईआरटी ओपन करके उसमें चेक कर लेना है आंसर, ठीक है। वैसा ही ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है, उसको भी आपको वैसे ही ABCD की जगह क्या आएगा वो लिखना है, और आपको अपने एनसीईआरटी में चेक कर लेना है, ठीक है। तो यार आपका ये चैप्टर तो रिवाइज हो गया होगा, तो अब जाते जाते एक लाइक और 2-4 करोड़ शेयर तो कर ही दो, हाँ, और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा मुझे लगता है।